रिसेंटली ऐसी न्यूज़ हमें मिली कि ईरान ने छावर रेल प्रोजेक्ट जो है ना उसमें से इंडिया को बाहर कर दिया और शायद चाइना को आने वाले टाइम के अंदर वो उसमें जगह दे देगा। इसी पे बेस्ड है अपना सुबह का आज फर्स्ट जो एडिटोरियल है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी से मैं गुजारिश करूंगा, इस क्लास को मैं लेकर के आता हूँ क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। आपको हर लाइन में से, हर सेंटेंस में से कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। कोशिश करेंगे कि साफ साफ नोट्स बनाएं और मैं जहां आपसे सवाल पूछूं उन सवालों को जवाब करने की कोशिश करें, है ना। धीरे धीरे आप डेवलप करेंगे वो स्किल सेट और वो नॉलेज जो इंग्लिश में आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। वीडियो को एक लाइक दें और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कह रहा लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका जो आपने अब खो दिया है, जो हो गया अब लॉस्ट। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मुझे विश्वास है आप में से 80% लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। एटलीस्ट 80% इसमें लोग कंफ्यूज होंगे। आप खुद देखो आपकी प्रिपरेशन कितनी है। देखो एक काम करते हैं अपने, आप मुझे सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स में देखो, इन तीनों सेंटेंसेज में कोई एरर दिखती है तो मुझे बताओ। इन तीनों सेंटेंसेस में आपको कोई एरर दिखती है तो मुझे बताओ। स्क्रीन को पॉज करो, यहाँ पे सबके सब लोग ट्राई करेंगे। तीनों सेंटेंस में आपको कोई एरर दिखती है तो मुझे बताओ। चलो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोशिश जरूर करना है ना। वी कैन नॉट लूज दिस मैच, द नॉट ऑफ द गिफ्ट रैप वॉज वेरी लूज, आई एम सॉरी एट योर लॉस। ऐसा ये सेंटेंस बनना चाहिए। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास तीन वर्ड्स हैं अलग अलग, तीन वर्ड्स हैं अलग अलग। पहला है लूज, दूसरा है लूज, तीसरा है लॉस। ये लूज और लूज तो एक जैसे ही बोले भी जाते हैं, है ना। पर फर्क क्या है, ये जो LOSC वाला लूज है ना, ये एक वर्ब है। वर्ब है तो उसकी तीन फॉर्म होंगी, फर्स्ट फॉर्म लूज, सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, है ना। अच्छा, ये LOSC वाला लूज है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ढीला। इसका मतलब होता है किसी चीज को खो देना। इसका मतलब होता है कोई चीज जो ढीली होती है, जैसे लूज नॉट, लूज कैरेक्टर, समझ गए ना, ढीला। तीसरा होता है नाउन, इसको लूज नहीं बोलते, इसको लॉस बोलते हैं। इसमें डबल ओ ऐसा कुछ नहीं आता, इसके लास्ट में डबल एस आता है। लॉस है ना, नुकसान। आपका कोई नुकसान हो, अगर कोई नाउन की तरह आप किसी चीज को रखना चाहें तो लॉस नाम के वर्ड को यूज करते हैं। अब मेरे ख्याल से अपनी इंडिया की आधी पॉपुलेशन तीनों वर्ड्स को नहीं जानती अलग अलग, तो इन तीनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं अपने, है ना। अब इसी बनते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। देखो, वी कैन नॉट लूज दिस मैच। एक काम करता हूं, पार्सिंग मेथड से ही करवाता हूं मैं आपको, है ना। ऐसे तो आपने बहुत कुछ कर लिया, पार्सिंग मेथड जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपके आएगा नहीं कॉन्फिडेंस अंदर। मैं सब्जेक्ट को ग्रीन कलर दे रहा हूं, वर्ब को पिंक कलर दे रहा हूं। इससे आपको बेटर आइडिया लगेगा क्या चीज हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप भी अपने दिमाग में पार्सिंग करने की कोशिश करें, जैसे मैं सब्जेक्ट वर्ब को मार्क कर रहा हूं आप भी करें। चलो, आई थिंक अभी अपन ने पार्सिंग कर ली है। वर्ब आ गई आपकी पिंक में, सॉरी रेड में, और सब्जेक्ट आ गया ग्रीन में। वी कैन नॉट लूज दिस मैच। कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद एक मेन वर्ब चाहिए, है ना। हम मैच को लूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ वर्ब चाहिए ना, अगर आपको यहाँ वर्ब चाहिए इस वी नाम के सब्जेक्ट के लिए, तो वर्ब कौन सी आएगी इन तीनों में से? ये वाली वर्ब इन तीनों में से एक आएगी, है ना। एडजेक्टिव नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, वर्ब वाली फॉर्म लगेगी। अच्छा, कैन के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए LOSE, तो हमें यहाँ लगा के बैठे हैं LOOSE। तो इस तरह से गलती होती है आपसे, आपने ऐसा लिख दिया हमें मैच को लूज नहीं करना चाहिए। आप एक्चुअल में लिख करके बैठे हो आप हमें मैच को एडजेक्टिव लूज, है ना, ढीला नहीं करना चाहिए। तो ढीला विला तो कुछ होता नहीं, है ना। तो मैच को LOSE लूज नहीं करना। अगले सेंटेंस को देखो, द नॉट ऑफ द गिफ्ट रैप वॉज वेरी लूज। देखो, नॉट क्या होती है? गांठ। जो गिफ्ट रैप होता है, मतलब आप किसी को उपहार देते हैं, प्रेजेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उस पर रैप करते हैं ना बाहर से, उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो जो नॉट था ना, उसका जो गांठ थी वो बड़ी लूज थी। देखो, सब्जेक्ट आ गया नॉट, वर्ब आ गई वॉज। अब देखो लूज क्या बता रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह आएगा। अगर एडजेक्टिव आएगा तो LOSC वाला लूज नहीं, LOOSE वाला लूज। अगर आपने यहाँ पे वर्ब लगा रखी है, अगर आपने LOSC वर्ब लगा रखी है, तो इस वर्ब का आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब आती है, यहाँ पे वर्ब नहीं एडजेक्टिव की जरूरत थी। तीसरा सेंटेंस देखो, आई एम सॉरी एट योर लॉस।
आई एम सॉरी एट योर लॉस। अब यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, सॉरी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एट प्रपोजिशन, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, लॉस क्या आना चाहिए इस एट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट बनता है नाउन। मैं कहना चाह रहा हूं मैं तुम्हारे नुकसान पे सॉरी हूं, बड़ा दुखी हूं, समझ गए ना। तो यहां पे एक्चुअल में LOSS वाले लॉस की जरूरत थी। एक बार इसको रिपीट कर लेना, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, एक बार में आप इसको सीख सकते हो। अगर तीनों वर्ड्स को आप एक साथ रख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, नोट्स आपके तैयार हैं, है ना। अब फटाफट से सब लोग इसका एक मैंने सेंटेंस बनाया है, इसमें दो जगह मैंने इन तरह के वर्ड्स को यूज किया है, यहाँ पे लूज और यहाँ पे लूज। अब फटाफट से इन दोनों वर्ड्स को मुझे देख करके बताएं कहाँ पे मैंने सही यूज किया है, गलत यूज किया है, या मुझे किस वर्ड को एक्चुअल में यूज करना चाहिए था, है ना। सब लोग ट्राई करेंगे, क्विज में डालेंगे, अगले 5 मिनट के बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाऊंगा इसी वीडियो के दौरान। पहले आप डाल करके देखो, मुझे पता लगे कितने लोगों को समझ में आया। चलो, तो कह रहा है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया हमने एडजेक्टिव बना के, जो कि बनती हुई है पास्ट पार्टिसिपल, ऐसी अपॉर्चुनिटी अब हो गई है। कह रहा है इंडियाज लॉस इन फेलिंग टू डेवलप द छबर पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान माइट बी चाइनाज गेन। कह रहे इंडिया का जो लॉस है ना, नुकसान है फेल होने में, नाकामयाब होने में। अच्छा, किस चीज़ को डेवलप करने को, जो है विकसित करने को। अच्छा, किसको विकसित करना है भाई, छाबर पोर्ट प्रोजेक्ट को, इस पोर्ट के, इस दरिया के किनारे का जो पोर्ट होता है उसके प्रोजेक्ट को। कहाँ पे, ईरान में। कह रहे इंडिया का जो लॉस है ना, इंडिया का जो नुकसान है, क्या कह रहा है वो, माइट भी, वो हो सकता है चाइना का गेन। तो कह रहे हैं इंडिया का नुकसान हो सकता है चाइना का गेन हो जाए, चाइना का फायदा हो जाए। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाली चीजों पे आए। सेंटेंस का सब्जेक्ट है इंडियाज लॉस, सेंटेंस की वर्ब है माइट बी, है ना। सब्जेक्ट ग्रीन में है, वर्ब पिंक में है। हर रोज की तरह सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में मैंने आपके लिए डाल रखा है। इससे होगा क्या, आप एक काम करो, आप किसी पे विश्वास ना करो जिंदगी में, सिर्फ इतनी बात पे विश्वास कर लेना। 10 दिन अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ने की कोशिश की, 10 दिन अगर आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया, आपने जो 6 महीने में नहीं सीखा ना इंग्लिश में, मैं 10 दिन में आपको वादा करता हूँ सिखाने का। मैं नहीं करता हूँ, ये टेक्निक ही ऐसी है ना। सब्जेक्ट और वर्ब के पीछे पड़ जाओ, जहां मेरा सब्जेक्ट आए वहां अपने सब्जेक्ट को मिलाओ, जहां मेरी वर्ब आए वहां पे अपनी वर्ब को मिलाओ। आपको मालूम चलेगा इंग्लिश रियल गेम क्या होता है। बड़ा इजी है, जितना आपने दिमाग में हवा बना रखा है, ठीक है ना। तो मेरा सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट, मेरी वर्ब, अपनी वर्ब मिलाने की कोशिश करेंगे पूरे लेक्चर के दौरान। अब देखने वाली चीजों क्या आती है सेंटेंस की ग्रामर में। ग्रामर ये कहती है लॉस, लॉस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन के आया है, नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, इसीलिए हमने लॉस को यहाँ रखा है, लूज को नहीं रखा, लॉस को, लूज को नहीं रखा। समझ गए ना, नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, तो इसलिए लॉस यहाँ पे नुकसान जो बन के आया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। माइट एक मॉडल है, मॉडल अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, बेनिफिट लेगी, इसीलिए हम जो है माइट के बाद में कभी कभी बी, कभी कभी हैव लगाते हैं, है ना। मॉडल कौन कौन सी हैं, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, शैल, विल, सबके सब क्या है, मॉडल वर्ब्स, है ना। कैन, कुड, ये सबके सब जो है मॉडल वर्ब्स हैं। 15-20 हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अभी मॉडल का चैप्टर आएगा, 1 या 2 वीक के अंदर मैं आपको मॉडल्स करवा दूंगा ग्रामर सीरीज में, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार फटाफट से आपको करवा के दिखा रहा हूँ कैसे आप मॉडल्स को कब कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही माइट स्टडी टुडे, आज वो हो सकता है स्टडी करेगा। माइट के बाद में स्टडी नाम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। स्टडी मतलब पढ़ना, स्टडीड, स्टडीड सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बेनिफिटिव आ रहा है, ही के बाद में, माइट के बाद में बेनिफिटिव आया, सेंटेंस बिल्कुल सही। सेंटेंस में है नो एरर। दूसरा देखो, ही माइट रिच, ही माइट अ टीचर। इन केसेस में क्या करोगे, जब माइट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आ रही हो, जब माइट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आ रही हो, या तो कोई ऐसा एडजेक्टिव आ रहा हो या कोई नाउन आ रहा हो, उस केस में आप बीच में क्या घुसा देंगे, बी को। क्या घुसा देंगे आप बीच में, बी को। बी एक स्टेपनी होती है, स्टेपनी का काम करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, बेनिफिटिव भी होती है, सेंटेंस के मतलब को भी नहीं बदलती। इस वजह से हम इसको बीच में घुसा करके मॉडल को सेटिस्फाई कर देते हैं। इसीलिए लिखा है ईरान माइट बी चाइनाज गेन, है ना। बी के बाद में गेन नाम का एक नाउन आ रहा था। इसके बाद में हैव भी लगता है, वो आप जानते हो, थर्ड फॉर्म जब वर्ब की लगी हो तब आप हैव लगा करके इसको एक्टिव में रख सकते हो, और अगर आप बी लगा दो तो आप इसको पैसिव वॉइस में बना देंगे, है ना। करवाऊंगा मॉडल वाले चैप्टर में, आपको सिर्फ ध्यान खींच रहा हूं यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। माइट बी समझना क्यों लिखा हुआ है, बी का चक्कर क्या है बीच में, क्योंकि इसके बाद में माइट के बाद में कोई वर्ब नहीं आ रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, एक समरी दे दूंगा आपको। हुआ ये, छाबर रेल प्रोजेक्ट जो है उसमें से इंडिया को कर दिया बाहर। अब ये प्रोजेक्ट क्या था, इंडिया ईरान के अंदर एक छाबर जो है ना पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इसलिए डेवलप कर रहा है इंडिया क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान तक जाने का कोई रास्ता नहीं था अपने पास।
पाकिस्तान ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं इंडिया के, है ना। तो इंडिया क्या लैंड के थ्रू ना होकर के सी के थ्रू ईरान पहुंचेगा और ईरान से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ऐसे दूसरी कंट्रीज के अंदर अपना माल बेचेगा। तो इसने चबार पोर्ट में इंडिया ने अपने बहुत पैसा लगाया ताकि हम जो इसको डेवलप करें और हमको वहां पे काम करने का मौका मिले। अब उसी प्रोजेक्ट की इनका आगे एक और प्रोजेक्ट था कि उस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान तक रेल जो है ना जाएगी, रेल की लाइन। अब ईरान ने उस लाइन को जो बिछाने का काम है उसको अकेले शुरू कर दिया बिना इंडिया के। इंडिया को प्रोजेक्ट से बाहर भी कर दिया है, कह रहा है आप प्रोजेक्ट पोर्ट बनाओ और अपने घर चलो, अब रेल वेल का हम काम अपने आप देखेंगे। एडिटोरियल क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है रीजंस को, ईरान ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से हमें क्या नुकसान होगा, चाइना जो है उसको फायदा मिलेगा, हमें नुकसान होगा। इंडिया की गलतियां भी बता रहा है क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर के ईरान से जो है ना इस डील को पूरा नहीं किया। तो ये सब चीजों को आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, है ना। समरी को कोशिश करें लिख करके कमेंट सेक्शन में डालने की 4 से 5 सेंटेंसेस के अंदर। आगे मैं डिटेल में आपके साथ समरी डिस्कस करूंगा, है ना। आज की टोन है पेसिमिस्टिक, बहुत निराशावादी है, पेसिमिस्टिक, और साथ में डिसहार्टनिंग। डिसहार्टनिंग होता है जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, आपके दिल पे चोट लगी होती है, इसलिए इसमें हार्ट नाम का वर्ड भी आ रहा है। डिसहार्टनिंग होते हो आप, आपका दिल टूट जाता है किसी काम को देख करके कि यार ऐसा इंडिया के साथ क्यों हो गया, है ना। तो 2 टाइप की टोन है आज की। शुरू करने वाले हैं फटाफट से, ध्यान से देखें। कह रहा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग of its tenure, the government has underlined the geostrategic importance it attaches to the Chhabar Port project। कह रहे शुरुआत से ही, राइट फ्रॉम मतलब बिल्कुल वहां से, और कहां से, बिगिनिंग शुरुआत से। शुरुआत से किसकी भाई, इसके टेन्योर की, इसके जो भी समय काल है उसकी, है ना। टेन्योर मतलब किसी भी चीज का जो टोटल पीरियड होता है उसको कहते हैं टेन्योर। तो कह रहे जहां से इसकी शुरुआत हुई ना बिल्कुल वहीं से ही हुआ क्या, जो गवर्नमेंट है ना हमारी, जो सरकार है उसने कर रखा है अंडरलाइन, उसने इस चीज पे जोर दे रखा है, सबका ध्यान खींच रखा है, हाईलाइट कर रखा है। अच्छा किस चीज को, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, उस इंपॉर्टेंस के ऊपर, उस महत्वपूर्णता के ऊपर जो है जियो स्ट्रेटेजिक, जो है जियोग्राफी और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, है ना। अच्छा कौन सी इंपॉर्टेंस है, जो कि यही सरकार अटैच टू करती है, जोड़ करके रखती है छाबर पोर्ट प्रोजेक्ट से, इस पोर्ट के प्रोजेक्ट के साथ। सेंटेंस को एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको ऐसा समझे, कह रहे जब से छाबर पोर्ट प्रोजेक्ट का टेन्योर शुरू हुआ है ना, मान लो 5 साल का था, तो 5 साल का जब शुरुआत हुई थी तभी से ही, है ना। तो कह रहा राइट फ्रॉम दैट बिगिनिंग हुआ क्या, सरकार ने जो पूरा जोर दे रखा है, अंडरलाइन कर रखा है इस प्रोजेक्ट की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे, और वो इंपॉर्टेंस जो कि अटैच करके बैठी है सरकार इस प्रोजेक्ट के साथ। समझ गए सेंटेंस को। जियो स्ट्रेटेजिक क्या होता है, ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति। जब आपकी रणनीति भूगोल से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी हो, तो आप कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, है ना। क्योंकि ईरान में हम बना रहे हैं और हमारी स्ट्रेटेजी को डिपेंड बहुत इस पर डिपेंड करेगी चाइना से लड़ने की, और साथ ही साथ ईरान में हमारा बेस भी होगा, तो इसलिए जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला ये प्रोजेक्ट है। समझ गए इस वर्ड का मतलब। चलो सब्जेक्ट वर्ब पकड़े, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज अंडरलाइंड, गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए हमने हैज लगाया, है ना। इट के बाद में हमने लगाया अटैच टू। अटैच के बाद में टू फिक्स प्रपोजिशन है, आप किसी चीज को किसी चीज से अटैच करेंगे तो टू लगाए बिना आप बता नहीं सकते किसको आपने किससे अटैच किया है, इसलिए अटैच के बाद में आप टू लगाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। अंडरलाइन के सारे सिनोनिम नोट कर लेना, अंडरस्कोर, हाईलाइट, एम्फसाइज, रीस्टेट, असर्ट, किसी चीज पे जोर देना, अंडरलाइन करना। कर द प्रोजेक्ट कॉमा साइंड इन 2003 कॉमा हैज बीन अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट इंडिया ईरान टाइज। कह रहा है जो प्रोजेक्ट है ना जिसको 2003 में साइन किया गया, साइन है यहाँ पे, साइंड, अचानक से आई V3 एडजेक्टिव वो काम कर रही है। कह रहा है प्रोजेक्ट जिसको 2003 में साइन किया गया, हैज बीन वो रहा है एक सिंबल, एक निशान, ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट परंपरागत रूप से महत्वपूर्ण इंडिया ईरान के रिश्तों का, इंडिया ईरान के टाइज का। तो 2003 का प्रोजेक्ट आज जो है ट्रेडिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और ईरान के रिश्तों के लिए, शुरुआत से रहा है ये इस तरह से, है ना। प्रोजेक्ट की वर्ब है हैज बीन, है ना। हैज बीन एक लिंक वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हैज बीन के बाद में अगर कुछ और ना दिया हो ना, कोई दूसरी वर्ब ना आ रही हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हैज बीन बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। चलो साइंड समझना, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बिना बात के आती है कहीं पे उसको अचानक से V3 बोलते हैं। वो V3 सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, एडजेक्टिव बनने का। कौन सा प्रोजेक्ट भाई, अरे वो वाला जो साइन किया गया था 2003 में, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कनेक्टेड बाय सी lanes to ports on India's west coast, Chabar would form the fulcrum of India's outreach to Russia and Central Asia, enhancing connectivity, energy supplies and trade। बहुत सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखो। कनेक्टेड होते हुए सी लेन से
पोर्ट को, है ना। और कहाँ पे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे। वेस्ट कोस्ट मतलब हमारा पश्चिमी किनारा, जो मुंबई है ना, या कोई पश्चिम का कोई भी प्रदेश है अपना, उसका कोई भी कोस्ट। करेक्ट, कनेक्ट होते हुए सी लेन से और पोर्ट्स तक जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे हैं, वहां तक कनेक्ट होते हुए होगा क्या, छावाड़ जो है ना वो फॉर्म करेगा, छावाड़ बनाएगा एक फॉल्क्रम को, एक सपोर्ट को, और किसका, इंडिया की आउटरीच का, इंडिया की पहुंच का, और कहां तक, रशिया तक और सेंट्रल एशिया तक। इतना सेंटेंस समझे, फिर आगे का समझाता हूं। कनेक्ट होते हुए सी लेन से हमारे पोर्ट को, जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट में है, हमारे मुंबई के जो है पोर्ट को, बंदरगाह को, करे छावाड़ पोर्ट जो है ना वो बन जाएगा फॉल्क्रम, हमारा जो है बन जाएगा सपोर्ट, इंडिया की जो पहुंच है रशिया तक और सेंट्रल एशिया तक। तो इंडिया रशिया और सेंट्रल एशिया तक बड़े आराम से इस पोर्ट के जरिए पहुंचने वाला था। अब देखो ये काम होगा कैसे, साइमल्टेनियसली एक दूसरा एक्शन हो रहा है ना, इसी के साथ में एक दूसरा एक्शन भी हो रहा है। अब एक्शन क्या है, एनहांसिंग कनेक्टिविटी, एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड। एनहांस करते हुए कनेक्टिविटी को, एनर्जी की सप्लाई को और ट्रेड को, व्यापार को। तो ये एक तो काम करेगा फॉर्म करने का फॉल्क्रम को, साथ में एनहांस करेगा साइमल्टेनियसली दूसरे काम को करेगा, वर्ब के एनजी फॉर्म से प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हुए, एनहांस करते हुए कनेक्टिविटी को, एनर्जी की सप्लाई को, ट्रेड को। समझ गए ना। देखो पार्टिसिपल की वीडियोस मैं करवा चुका हूं, अब इसमें मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियस सेक्शन क्या होता है डाल देता हूं मैं यहाँ ऊपर, देख लेना। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपल्स नहीं देख रहे हो ना, तो बेसिक आपकी जो बेसिक जो है ना, आप अपनी इंग्लिश को मिस कर रहे हो आप, है ना। अब ये वर्ब के एनजी फॉर्म अगर आपको पता ही नहीं लगे क्या काम कर रही है, तो क्या मतलब है इसको पढ़ने का। तो समझे पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, है ना। चलो अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीजों को देखेंगे। वुड एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद फॉर्म नाम का वर्ब ले रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड फॉर्म, है ना। फॉर्म, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड, तो हमने फॉर्म्ड नहीं लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, मॉडल के बाद की जो कंडीशन हमने पूरी की है। फॉल्क्रम का मतलब सपोर्ट होता है, पर इस वर्ड को मैं आपको दिखाता हूं, आपको याद कैसे रखना और क्या मतलब होता है इसका, पिक्चर से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये वाला झूला देखते हो ना बच्चों का, है ना, सी सॉ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सी सॉ। यहाँ पे एक को बैठा दो, यहाँ पे एक को बैठा दो, जो मोटू होगा वो नीचे आ जाएगा, जो छोटू होगा वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये बीच में जो देख रहे हो ना, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, इसको बोलते हैं फॉल्क्रम। फॉल्क्रम का काम क्या होता है, चीजों को सपोर्ट करना, चीजों को इधर उधर घूमने देना। इसको इंग्लिश में हिंज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंज, है ना। जैसे दरवाजा आपका जिस चीज पे टिका होता है उसको हिंज बोलते हैं। तो फॉल्क्रम आपका हो गया सपोर्ट, और इसको आपने हिंज भी बोल दिया, और इसको फोकल पॉइंट भी बोलते हो, जिससे सब चीजें फोकस में आती हैं, जिससे सब चीजें चलती हैं आगे पीछे, है ना। एक और अच्छा इसका सिनोनिम है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या मतलब है इसका मतलब भी वही है जो फोकल का है, फोकल पॉइंट का है, और फॉल्क्रम का है पिवट पॉइंट, है ना। तो इस वर्ड को आप ऐसे याद रखें, जिससे झूला ऊपर नीचे होता है, जिसके ऊपर झूला टिका होता है, उसको कहते हैं फॉल्क्रम। चलो आगे बढ़ते हैं। एनहांस करना मतलब बढ़ाना होता है। करेक्ट, गिवन दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड टू अफगानिस्तान एंड ऑल ट्रेड ओवर लैंड, छावाड़ प्रोवाइडेड इंडिया एन ऑल्टरनेटिव टू परमानेंटली बाईपास इट्स ट्रबल सम नेबर। दिया गया इस बात को देखते हुए, गिवन का मतलब जो दिया गया है, इस बात को कंसीडर करते हुए। अच्छा भाई कौन सी बात है, दैट वो ये कि पाकिस्तान ब्लॉक कर चुका था, पाकिस्तान रोक चुका था, भाई किसको, इंडिया की एड को, इंडिया की हेल्प को, और कहाँ तक, अफगानिस्तान तक। तो अफगानिस्तान तक हम कोई भी हेल्प पहुंचाना चाहते थे, पाकिस्तान ने बोल दिया था मेरे घर से होकर के आप अफगानिस्तान नहीं जाओगे। अच्छा और कहाँ तक, ट्रेड की तरफ ओवर लैंड, है ना। तो लैंड के थ्रू पाकिस्तान ने बोल दिया था किसी को आप मेरे यहाँ से होकर के माल भी बेचने नहीं जाओगे। तो कह रहे इस चीज को देखते हुए हुआ क्या, छावाड़ जो है ना, इस प्रोजेक्ट ने प्रोवाइड कर दिया इंडिया को एक विकल्प, ऑल्टरनेटिव, और किस काम का, पर पक्की तरह से परमानेंटली बाईपास कर देने का, इसके इस नाक में दम कर देने वाले नेबर से, नाक में दम कर देने वाले पड़ोसी से। ट्रबलसम का यही मतलब होता है, जो आपको ट्रबल दे, जो आपके नाक में दम करे, ट्रबलसम, है ना। तो कह रहा पाकिस्तान के मना कर देने के बाद इंडिया ने इस प्रोजेक्ट का सहारा लिया और अपने नेबर को कर दिया बाईपास परमानेंटली। बाईपास करना आप जानते हैं ना, बाईपास क्या होता है, जब आप किसी चीज को पास भी करो और उसमें से अंदर होकर गुजरो भी ना। बाईपास रोड्स अपने शहरों के बाहर होती हैं, जिससे आप बाहर की बाहर ही निकल जाते हो, शहर को क्रॉस करके आपको आगे जाना की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाईपास का काम यही है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़े, पाकिस्तान की वर्ब है हैड ब्लॉक, छावाड़ की वर्ब है प्रोवाइडेड। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्ड plans for the project and in 2016 Prime Minister Modi was in Tehran to sign a trilateral trade and transit agreement with Iranian President Hassan Rouhani and Afghanistan President अशरफ घानी, है ना।
चलो फटाफट से समझते हैं इसको। कह रहा है इसके नतीजे में एज अ रिजल्ट, है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे कॉन्सिक्वेंटली, है ना। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में, नतीजे में, इसके रिजल्ट में हुआ क्या, गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कर दिया, गवर्नमेंट ने स्पीड में बढ़ा दिया, रफ्तार को तेज कर दिया, किनको, प्लान्स की, इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा हुआ क्या इससे, करें इन 2016 में मोदी साहब आ गए तेहरान में, ही वॉज इन तेहरान, साइन करने के लिए एक 3 तरफा ट्राइलेटरल ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट को। ट्रेड व्यापार, ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर ट्रेवल करना। तो ऐसे ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए मोदी साहब प्रेजेंट थे तेहरान में। अच्छा किसके साथ, ये किसके साथ साइन करना था, ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी एंड अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गानी। तो ये 3 आदमी हो गए ना, एक तो मोदी जी, एक अशरफ गानी, एक जो है हसन रूहानी। तो तीनों ने मिल करके 2016 में इसको डील को फाइनल कर डाला। समझ गए सेंटेंस को। अब सेंटेंस को अपने करते हैं फटाफट से इसको ब्रेक। इसमें देखते हैं चीज़ें देखने वाली। फास्ट ट्रैक करना मतलब किसी चीज़ को फास्ट, तेज़ी से ट्रैक करना, उसके पीछे जाना। जब आप किसी काम को फास्ट ट्रैक करते हैं ना, अब आप उसकी बहुत तेज़ी में सुध ले रहे हैं, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्विकन कर रहे हैं, हेस्टी कर रहे हैं, एक्सपीडाइट कर रहे हैं, उसको तेज़ी के अंदर अंजाम दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी यही किया, फास्ट ट्रैक कर दिया, तेज़ी में अंजाम दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को। ट्राइलेटरल वर्ड में आपको तोड़ के बता चुका हूँ बहुत बार। ट्राई मतलब 3, लेटरल मतलब तरफा, जिसके 3 एस्पेक्ट्स हों, 3 पहलू हों, 3 तरफ हों, 3 आयाम हों, उसको कहते हैं ट्राइलेटरल। बायलेटरल बना सकते हो, यूनिलेटरल बना सकते हो, है ना, जितने मर्जी लेटरल आप बना सकते हो इस वर्ड को ऐसे यूज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द MOUs India would be granted a 10-year lease to develop and operate 2 terminals and 5 berths, access to the Chabahar Free Trade Zone, and the opportunity to build 628-kilometer rail line from Chabahar to Jeddah, just across the border from Afghanistan. सिंपल सेंटेंस है। कह रहा हिसाब से इन MOUs के, MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप कुछ काम करने जाते हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप एक MOU करते हो। इसका मतलब ये होता है हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएंगे, इस काम को अंजाम देंगे। ये हमारे ऊपर बाध्य नहीं है, ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है, फिर भी एक दूसरे से हमने रिश्ता पक्का कर लिया है ना। तो कह रहा है एक कच्चे करार के तौर पे अकॉर्डिंग टू MOUs हुआ क्या, कच्चा करार होता है MOU, है ना। कह रहा है इंडिया वुड बी ग्रांटेड, इंडिया को ग्रांट किया जाएगा, दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई, 10 साल की लीज। और क्यों, डेवलप करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए 2 टर्मिनल्स को और 5 इसकी बर्थ्स को, है ना। 2 टर्मिनल स्पॉट पे और उसकी 5 छोटी छोटी शाखाओं बर्थ्स को। और क्या दिया जाएगा इंडिया को, एक्सेस दिया जाएगा, पहुंच दी जाएगी छबार फ्री ट्रेड जोन तक। अच्छा और क्या दिया जाएगा इंडिया को, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा कि वो बिल्ड करे 628 किलोमीटर लंबे रेल लाइन के प्रोजेक्ट को छबार से जडान तक। और ये कहाँ पे जडान, ये बिल्कुल अक्रॉस है, बिल्कुल पार है उस बॉर्डर के जो है फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि ईरान का अफगानिस्तान से मिला हुआ है। तो इस MOU के अंदर इंडिया को 3 चीजें मिलने वाली थी। 10 साल के लिए पोर्ट को डेवलप करो, ऑपरेट करो, और 5 इसकी बर्थ्स को ऑपरेट करो। चबार में फ्री ट्रेड जोन करो, आप यहाँ पे कोई टैक्स दिए बिना अपना माल उतार लो, और साथ में आप 628 किलोमीटर के रेल प्रोजेक्ट में अपना पैसा दो, अपना योगदान दो, इस रेल प्रोजेक्ट से आप अपना फायदा उठाओ। तो ये 3 चीजें इंडिया को मिलने वाली थी, समझ गए ना। अब आ जाए सेंटेंस की ग्रामर में। तो सबसे पहली जरूरी चीज होती है मीनिंग निकालना किसी भी सेंटेंस का, वो निकलेगा सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करके। तो इस एक्सरसाइज को आप सबसे पहले ध्यान करें, फिर थोड़ा ग्रामर की तरफ झुकाव करें अपना, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चले, है ना। घोड़ा पहले आता है, गाड़ी पीछे आती है, गाड़ी से पहले घोड़ा नहीं होता। तो ग्रामर से, मीनिंग से पहले ग्रामर मत लगाया करो आप, है ना। अब इसी ग्रामर में आपको दिखा देता हूं, अगर आप इसका मीनिंग समझ गए हो तो। ग्रामर ये कहती है वुड के बाद में बी आएगा अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड, तो ये ग्रांटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, इसलिए मैंने बी लगाया। अगर इस बी की जगह मैं हैव लगा देता, जो कि मैं लगा सकता भी हूं, तो ये सेंटेंस एक्टिव हो जाता पैसिव की जगह। अब इंडिया को ग्रांट किया जाएगा, इंडिया के ऊपर एक्शन होगा, इस बी लगने के कारण हमें मालूम चला इंडिया को दिया जाएगा। अगर मैं इसमें हैव लगा दूं, सेंटेंस का मीनिंग जो है बदल जाएगा। इसका मतलब होगा इंडिया खुद ग्रांट करेगा, इंडिया लेगा नहीं बल्कि इंडिया देगा, है ना। अच्छा ये 10 ईयर लीज जो हमने यहाँ लिखा है, एक यूजुअल कॉन्सेप्ट है, मैं वीक में एक बार जरूर कराता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब कंफ्यूज रहते हैं इस पर। अब फटाफट से 1 2 3 4 5 सेंटेंसेज में मुझे ढूंढ के बताएंगे किस सेंटेंस के अंदर हमने एरर की है, कहाँ पे कैसी किस टाइप की एरर है। सब लोग ट्राई करेंगे, 5 सेंटेंस के अंदर एरर बताएंगे मुझे, किस सेंटेंस में कौन सी एरर हमने की है। चलो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कहीं पे नाउन एडजेक्टिव बना हुआ मिल जाए,
अगर कहीं पे कोई नाउन एडजेक्टिव बना हुआ मिल जाए तो नाउन चाहे वो प्लूरल ही हो उसके आगे से एस को निकाल दो, समझ गए ना, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऐसे है, अ 10 ईयर्स लीज वॉज गिवन टू इंडिया, 10 साल की लीज इंडिया को दी गई थी। अपने ठंडे दिमाग से सोच के मुझे बताओ यहाँ पे 10 ईयर्स क्या काम कर रहा है, यहाँ पे 10 ईयर्स इस सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो लीज आपका सब्जेक्ट, वॉज गिवन है आपकी वर्ब, लीज आपका सब्जेक्ट, वॉज गिवन है आपकी वर्ब। तो ये 10 ईयर्स है ना, इस लीज के पहले आकर के एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे पता लगा, इसके बाद में एक नाउन आ रहा है ना, इससे हमें पता लगा। अगर इसके बाद में एक नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो 10 ईयर भले ही प्लूरल हो, इसको हम 10 ईयर्स ना लिख के लिखेंगे 10 ईयर, बीच में लगा देंगे एक, क्या लगा देंगे, हाइफन। तो अ 10 ईयर लीज वॉज गिवन टू इंडिया, जैसा कि इसने यहाँ भी किया हुआ है, अ 10 ईयर लीज टू डेवलप एंड ऑपरेट वॉज गिवन टू इंडिया। चलो दूसरा सेंटेंस देखो, अ 5 इंचेस इंसेक्ट बिट अवर डॉग, एक 5 इंच के इंसेक्ट ने, कीड़े ने हमारे डॉग को काट लिया है ना, 5 इंचेस इंसेक्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट इंसेक्ट, काटा इसने, बिट किया वर्ब है ना, सब्जेक्ट वर्ब मिल गए। अब ये बताओ 5 इंचेस क्या बता रहा है भाई, इस इंसेक्ट के बारे में बता रहा है, लंबा इंसेक्ट, छोटा इंसेक्ट, खूबसूरत इंसेक्ट, खराब इंसेक्ट, जहरीला इंसेक्ट, बिना जहरीला इंसेक्ट है ना, 5 इंच का इंसेक्ट। ये 5 इंचेस बता रहे हैं इंसेक्ट के बारे में एक एडजेक्टिव बन के, तो इंच नहीं, इंचेस नहीं, यहाँ पे आएगा इंच, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एडजेक्टिव बन रहा हो तो इसके आगे से एस को निकाल दो, बीच में हाइफन लगा दो। अ लीज ऑफ 10 ईयर्स वॉज गिवन टू इंडिया, 10 साल की लीज को इंडिया को दिया गया था। क्या करूं, बीच में डाल देता हूं हाइफन, बीच में डाल देता हूं हाइफन और आगे से एस को निकाल देता हूं, सिंपल है ना। देखो यही बात खाते हो आप, याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो। क्या आपने इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किया, सब्जेक्ट है आपका लीज, सब्जेक्ट है आपका लीज, सब्जेक्ट क्या है आपका लीज, वॉज आपकी, वॉज गिवन आपकी वर्ब है ना, वॉज गिवन आपकी वर्ब। अगर लीज आपका सब्जेक्ट है, वॉज गिवन आपकी वर्ब है, ये 10 ईयर्स है ना, 10 ईयर्स एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा, ये इस ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, ये खुद ही एक नाउन है। 10 ईयर्स प्लूरल होते हैं, इनके बीच में हाइफन लगा के पीछे से एस को नहीं निकालना, गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसा कर दिया तो। यहाँ पे 10 ईयर्स इज करेक्ट, समझ गए, क्योंकि ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कोई, ये यहाँ पे कोई नाउन का थोड़े ना कोई काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अगर ये नाउन है तो उसको नाउन बना रहने दो, इसके आगे एस लगा रहने दो। 10 ईयर्स आर अ लॉन्ग टाइम, सब्जेक्ट है आपका 10 ईयर्स, नाउन बन के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 ईयर्स ही लिखूंगा, 10 ईयर नहीं लिखूंगा, है ना। 5 इंचेस वर द लेंथ ऑफ द इंसेक्ट दैट बिट आवर डॉग, 5 इंच लेंथ थी, लंबाई थी उस इंसेक्ट की जिसने हमारे कुत्ते को काटा। 5 इंच हमारा सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट है तो इंच सही है, यहाँ पे इंच लग करके बीच में हाइफन लगा के सेंटेंस का सत्यानाश ना कर दें। समझ गए सेंटेंस को, समझ गए रूल को। अब इसी रूल के अंदर एक स्पेशल रूल मैं और बताता हूँ आपको, जब भी आपके पास मेजरमेंट आ जाए 10 ईयर, 5 इंच, 2 घंटे, 3 किलोमीटर, 5 किलो, 15 ग्राम, ऐसी मेजरमेंट्स आ जाएं, इनको दी जाती है सिंगुलर वर्ब। तो आर की जगह लगाऊंगा इज, वर की जगह लगाऊंगा, वर की जगह लगाऊंगा वॉस, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल से ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बार बार करवा रहा हूँ, एक लड़के और एक लड़की को आना चाहिए। एग्जाम में अगर तुम गलत करके आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना। सिखाने के, पढ़ाने के, बताने के बावजूद अगर तुम गलत करके आते हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली टू डेवलप चाबार पोर्ट फैसिलिटीज, sent exports to Afghanistan in 2018 and has moved over 500,000 tons of cargo, including grains, food supplies for Afghanistan again through the port। कह रहा गवर्नमेंट ने ये सारे काम किए हैं भाई, कौन कौन से। गवर्नमेंट ने एक्ट किया क्विकली, फटाफट से उसने काम किया है, क्विकली एक्ट किया है, क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। किसको, चबार फोर्ट की फैसिलिटीज को। तो पहला काम तो कर दिया गवर्नमेंट ने, एक्ट करने का, गवर्नमेंट की वर्ब होगी एक्टेड। फिर कॉमा लगा करके इसने दूसरी वर्ब दे दी गवर्नमेंट को, सेंट। तो कह रहा है इसी गवर्नमेंट ने सेंड भी कर दिया, भेज भी दिया एक्सपोर्ट्स को अफगानिस्तान तक 2018 के अंदर। फिर देखो एंड लगाया और तीसरी वर्ब दे दी इसी गवर्नमेंट को, और कह रहा है यही गवर्नमेंट मूव कर चुकी है, हिला चुकी है 500,000 टन से ज़्यादा कार्गो को। कार्गो होता है कंसाइनमेंट, बड़े बड़े शिप्स में आप अपना माल भेजते हो, कार्गो। तो 500,000 मतलब 5 लाख टन का माल ये भेज चुकी है, और जिसमें शामिल है फूड और फूड सप्लाईज, है ना, ग्रेन्स और फूड सप्लाईज, अनाज दिया है। किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, है ना। कह रहे थ्रू द पोर्ट, इसी पोर्ट के जरिए। तो 5 मिलियन मतलब 5 लाख टन जो है अफगानिस्तान को अपने डोनेट किया होगा, फूड सप्लाईज और ग्रेन्स, इसी पोर्ट के जरिए गवर्नमेंट ने इस काम को भी किया है। तो एक सब्जेक्ट 3 वर्ब्स ले सकता है, अगर बशर्ते बीच में कॉमा या एंड आ रहा हो। 3 नहीं 3000 वर्ब्स ले सकता है, सबको कॉमा से मिला दो और लास्ट वाली को खाली आप जो है एंड से जोड़ दो। बढ़ते हैं आगे, सिंपल सेंटेंस था, है ना। कह रहा हाउएवर, फिर भी, द रेल लाइन हैज नेवर टेकन ऑफ फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस डिस्पाइट अ कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट ऑन्ड इरकॉन टू अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन
एट एन एस्टिमेटेड 1.6 बिलियन डॉलर्स। कह रहा फिर भी हाउएवर जो रेल लाइन है ना वो कभी भी टेक ऑफ नहीं कर पाई। उस रेल लाइन का शुरुआत कभी काम का हो ही नहीं पाया है ना, उसकी शुरुआत कभी हो ही नहीं पाई। अच्छा क्यों? फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स के कारण। अ नंबर ऑफ मतलब अ लॉट ऑफ, तो कह रहा है अ लॉट ऑफ रीजन्स के कारण ऐसा हुआ। अच्छा कैसे हुआ ये? बावजूद एक कमिटमेंट के, एक वादे के, किसके द्वारा? स्टेट ऑन इरकॉन के द्वारा, उस इरकॉन नाम की कंपनी के द्वारा जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन करती है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी मालिक है ना। अच्छा वादा था अंडरटेक करने का, अपने नीचे लेने का था, इससे कंस्ट्रक्शन को इतने रुपए के डॉलर की जो है वैल्यू पे एस्टिमेटेड 1.6 बिलियन डॉलर के ऊपर। तो फिर भी ये सब काम होने के बावजूद आज तक रेल लाइन बनना शुरू नहीं हुआ है। रीजन्स इसके कई सारे थे और ये हुआ है बावजूद जब इंडिया ने कमिटमेंट कर दिया था, इसके इरकॉन ने कमिटमेंट कर दिया था कि हम कंस्ट्रक्शन को शुरुआत करेंगे 1.6 बिलियन डॉलर की कीमत के ऊपर। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस का सब्जेक्ट रेल लाइन, वर्ब हैज नेवर बीन टेकन ऑफ। टेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जब प्लेन उड़ान भरता है तो भी उसको टेक ऑफ बोलते हैं। तो आप किसी जर्नी की शुरुआत करें, किसी उड़ान को भरें, किसी भी चीज की नई शुरुआत करें, देन यू कैन से वी हैव टेकन ऑफ, है ना। आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया तो आप बोल सकते हैं आवर न्यू बिजनेस हैज टेकन ऑफ, नए बिजनेस की शुरुआत हो चुकी है ना। डिस्पाइट के बाद ऑफ ना लगाएं, इंस्पाइट के बाद ऑफ जरूर लगाएं। इन दोनों की जगह आ सकता है नॉट विद स्टैंडिंग, पर वो कहाँ आता है? बाद में। अगर डिस्पाइट की जगह मुझे इंस्पाइट लगना होता तो इसके आगे ऑफ रखता। अगर मुझे इसकी जगह नॉट विद स्टैंडिंग लिखना होता तो मैं इरकॉन के बाद में रखता, इस डिस्पाइट की जगह यहां से यहां ले आता। ठीक है ना। चलो कह रहा व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस बाय द इरानियन साइड एंड डिलेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द इंडियन साइड वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द मेन हर्डल हैज बीन द फेयर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज। कह रहा जहां कॉन्ट्रैक्ट की चेंजेस, जहां कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव, और किसके द्वारा? ईरान की तरफ से, ईरानियन साइड से। और जो डिलेड रिस्पॉन्स है, जो देरी से आने वाली प्रतिक्रिया है इंडियन साइड से, कह रहा जहां ये दोनों चीजें वर थी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का पार्ट। दो चीजें ना तो वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कह रहा जहां ऐसा हुआ करता था, कह रहा जो मेन हर्डल थी ना, जो सबसे मुश्किल जो बाधा थी, स्टॉपेज थी, इंपेडिमेंट थी, हर्डल थी, वो हैज बीन रही है, डर रहा है अमेरिकन पेनल्टीज का। तो अमेरिका ईरान का दुश्मन है और इंडिया को डर रहा है हमें हमेशा से इस तरह से कि हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने लगे और बीच में अमेरिका कुछ कर डाले तो हमारा पैसा जो है सारा का सारा वेस्ट ना हो जाए। अगर जहां ये दोनों कारण थे, पर मेन कारण यही था इंडिया को डर लगता था अमेरिका कोई पेनल्टी ना लगा दे। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा, दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, वर्ब आ गई वर। मेन हर्डल की वर्ब है हैज बीन। हर्डल होती है बाधा, इंपेडिमेंट, स्टॉपेज, है ना, हर्डल। कह रहा इवन दो इंडिया वाज एबल टू नेगोशिएट अ सैंक्शन वेवर फॉर द छबार पोर्ट and rail line from the US, few international construction and equipment partners were willing to sign on to the project. कह रहा इवन दो यहाँ तक कि इंडिया एबल था, इंडिया एकदम सक्षम था निगोशिएट करने को, बातचीत करने को, एक सैंक्शन के वेवर्स की, एक सैंक्शन के ऊपर छूट की। और किसके लिए? छबार पोर्ट और रेल लाइन के लिए फ्रॉम यूएस से। कह रहे यहाँ तक कि इंडिया ने इतना काम भी कर डाला, इंडिया निगोशिएट कर डाला, इंडिया ने सैंक्शंस जो हैं उसका वेवर मिल गया इंडिया को छबार प्रोजेक्ट पे और रेल लाइन पे अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने बोल दिया सारी दुनिया को ईरान में काम नहीं करने दूंगा, सिर्फ इंडिया को मैं दे रहा हूँ छूट, आप जाकर के छबार पोर्ट को डेवलप कर लो, है ना। तो कह रहा इस वेवर के मिलने के बाद भी हुआ क्या? कह रहा बहुत ही कम, ना के बराबर, फ्यू, ना के बराबर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट पार्टनर्स हैं, ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो विलिंग हैं, जो इच्छुक हैं साइन करने की इस प्रोजेक्ट को, है ना। तो इंडिया को वेवर मिला, पर दुनिया भर की कंपनियां डरती हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ कोई जंग ना छेड़ दे, तो किसी ने भी इसको माल ही नहीं दिया इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, है ना। कहने का मतलब ये। कह रहा न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन द मैटर, और न्यू दिल्ली ने भी अपने फीट को, पैरों को ड्रैग कर रखा है, घिसट रखा है इस मैटर के ऊपर। ड्रैग योर फीट का मतलब होता है किसी चीज को ना इच्छा होने की वजह से किसी काम को लटकाए रखना। तो कह रहा नई दिल्ली ने भी अपनी इच्छा ना होने की वजह से इस काम को आज तक लटका रखा है, अपने फीट को ड्रैग कर रखा है। समझ गए सेंटेंस को, है ना। कह रहा इंडिया को वेवर मिल गया था, पर दूसरी कंपनियां डरती थी और इस चक्कर में इंडिया ने भी कभी इस काम को करने की इच्छा अपनी जाहिर नहीं की। अब देख लो सेंटेंस पे देखने वाली चीजें हैं। वेवर बता दिया आपको, कहीं से कंसेशन मिलते हैं, छूट मिलती है, वेवर, है ना, कंसेशन। विलिंग होता है आपकी इच्छुक होती हो, आप किसी काम को करने के लिए रेडी होते हो, प्रिपेयर्ड होते हो। अगर ऐसा ना हो तो आप इसके एंटोनिम यूज करेंगे रिलक्टेंट और लॉथ। रिलक्टेंट और लॉथ दोनों का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने की आपकी इच्छा ही नहीं है, है ना, मैं तो इस काम को करूंगा ही नहीं।
चलो आगे बढ़े। ड्रैग योर फीट नाम की इस इडियम को यूज करें। ड्रैग योर फीट करेंगे जब आप किसी काम को करने की इच्छा ना रखते हो। करा आफ्टर अपील्स टू इंडिया इंक्लूडिंग वन इश्यूड बाय इट्स फॉरेन मिनिस्टर जावेद जरीफ व्हेन ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर, Iran decided to go on its own. By the beginning, 2 lay tracks for the line connecting Chawar to Afghanistan and Turkmenistan last week. कह रहे अपील्स के बाद इंडिया की तरफ गुजारिशें करने के बाद, इंडिया को रिक्वेस्ट करने के बाद, जिसमें शामिल है एक वो वाली इंक्लूडिंग वन, एक वो वाली शामिल है जो इशू की गई थी फॉरेन मिनिस्टर जावेद जरीफ के द्वारा, है ना, जब इसने विजिट किया दिल्ली को जनवरी इस साल के अंदर। करे इस काम को करने के बाद, है ना, बार बार उन्होंने अपने आगे हाथ जोड़े इस काम को होने के बाद, ईरान ने डिसाइड कर लिया कि ये गो करेगा, ये जाएगा अपने आप से, गो इट्स ओन करेगा, अपने दम पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे बढ़ेगा। और कैसे बिगिन करके, शुरुआत करके ट्रैक्स को बिछाने की, ले करने की, किसके लिए, उन लाइन के लिए जो कनेक्ट करेंगी चवार को अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। सारा ये काम हुआ लास्ट वीक, पिछले वीक। समझ गए ना सेंटेंस को। तो बार बार इन्होंने अपील की, इनके फॉरेन मिनिस्टर जावेद जरीफ इंडिया भी आए, इसने बोला इंडिया को भाई आप शुरू कर दो जनवरी में आकर के, बावजूद इसके ना शुरू करने के तो इंडिया ने, इस ईरान ने क्या बोला कि हम खुद कर लेंगे, आप रहने दो, है ना, और इसने ट्रैक की लाइन बिछानी शुरू कर दी जब अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक जाने वाली है। आ जाओ सेंटेंस में अपने मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट पे आज के, है ना, ये ऊपर तो अपने छोटी मोटी ग्रामर करते हैं, मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना आज का यहाँ पे करने वाले हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मैं गोल्डन ग्रामर सीरीज में डालूंगा, इसके जैसे मिलते हुए और भी कई कॉन्सेप्ट हैं, है ना, 2 या 3 दिन में, 1-2 दिन में आपको पार्ट्स मिल जाएगा मेंबर को 100 ग्रामर रूल्स की सीरीज का, है ना। ध्यान से देखें, देखो ये ले है ना, ले बहुत ही ट्रबलसम वर्ड है ना। कैसे, अपने पास इंग्लिश में 2 वर्ब्स हैं, लाई और ले, लाई और ले। लाई की सेकंड फॉर्म ले और लेन होती है थर्ड फॉर्म, और ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड और लेट। दिक्कत क्या होती है, ये दोनों वर्ब्स अलग काम करती हैं, पर इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म एक ही है। यहीं से होती है सारी की सारी कन्फ्यूजन शुरू। अब कन्फ्यूजन को कट कैसे किया जाए, बहुत आसान है। ले, लेड, लेड इसका मतलब होता है लेटा देना। इसका मतलब क्या होता है, लेटा देना, किसी बच्चे को लेटा देना, किसी मरीज को डॉक्टर का लेटा देना, है ना, लेटा देना, किसी को ले कर देना, बिछा देना, है ना। तो ले, लेड, लेड अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेगी, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं इसको, बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब कभी भी नहीं आएगी। और लाए का मतलब होता है लेट जाना, खुद का ही लेट जाना, है ना। जब आप खुद लेट रहे हैं तो किसी दूसरी चीज को आपको लेटाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट इनका नहीं आएगा। तो अपने पास छोटी सी ट्रिक ये है, जहां पे आप सेंटेंस का मीनिंग निकालें, सेंटेंस का मीनिंग निकाल करके आप यूज करें, थोड़ा सा अपना चेक करें कि दोनों में से कौन सी वर्ब आपको चाहिए। अगर आप किसी चीज को लेटा रहे हो तो इन तीनों में से एक को यूज करोगे, अगर आप किसी चीज को खुद लेट रहे हो तो इन तीनों में से एक चीज को यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द जो है सेंटेंस। अब इसको मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, फटाफट से कॉन्सेप्ट को लगाने से पहले ऐसा करते हैं, आप 5 मिनट दे लो। 4, 5, 6, 7 कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटेंसेज हैं। 6 सेंटेंस को फटाफट से आप जो है कोशिश करें इसमें एरर निकालने की। फिर मैं आपको आज का मेन क्विज बताता हूं। चलो सिंपल है ना। शी लेड ऑन द काउच, उसने काउच पे बिछा दिया। अरे भाई क्या बिछा दिया, उसने चटाई बिछा दी, उसने अपने बच्चे को लेटा दिया काउच पे, वो डॉक्टर थी उसने अपने मरीज को लेटा दिया काउच पे। क्या किया उसने भाई, ऐसा तो कुछ इसने ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ, मतलब उसने लेटाया नहीं, वो खुद लेटी है काउच पे। अगर वो खुद काउच पे लेटी है, अगर वो खुद काउच पे लेटी है तो V2 हमें लेट नहीं, यहाँ पे ले यूज करनी थी, मुझे लिखना था शी ले ऑन द काउच। तो V2 की जगह V2 रखूंगा, सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करूंगा, सही वर्ब को चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा शी ले ऑन द काउच। ले के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इससे मुझे पता लगा यहाँ पे लेट गलत था, तो मैंने इसकी जगह V2 ले को रिप्लेस कर दिया। शी ले द मैट ऑन द काउच, उसने काउच पे मैट को बिछा दिया। अब इन तीनों में से एक यूज होगी, है ना, बिछाने की बात हो रही है, लेटाने की बात हो रही है, वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया, मैट नाम की चटाई, है ना। अब दिक्कत क्या है, अगर इन तीनों में से एक यूज हो रही है, अगर इन तीनों में से एक यूज हो रही है, तो अगर ले यूज होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो यहाँ पे एस आएगा, है ना। शी लेज द मैट ऑन द काउच, एक हैबिचुअल एक्शन को बताएगा। यहाँ पे एस तो आ नहीं रहा, तो दिक्कत क्या है, या तो यहाँ पे एस लगा दो आप, या तो यहाँ पे एस लगा दो, या इसको मान लो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है लाई वाले इस पूरे के पूरे ग्रुप की, है ना। तो मैंने हो सकता है इसको गलत तरीके से यूज किया हो,
एक्चुअल में मैंने ये किया हुआ है, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना था, मैंने ले लगा करके इस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दी, मुझे ले की सेकंड फॉर्म लेड को यहाँ पे यूज करना चाहिए। समझ गए ना? अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो सही होता, पर ये फर्स्ट फॉर्म है नहीं, इसके आगे एस होता अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती शी के हिसाब से, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना, तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है। अगर ये इसकी सेकंड फॉर्म है तो मुझे यहाँ पे लेड को यूज करना चाहिए था। ठीक है ना? अब किसी का सवाल होगा सर शी की जगह यहाँ पे दे होता, तब तो मालूम ही नहीं चलता। बस यही मैं करवाऊंगा डिटेल में गोल्डन ग्रामर सीरीज के अंदर, अगर ऐसा हो तो उस केस में क्या करना है ना? कह रहा द पेन वॉज लाइंग ऑन द टेबल, पेन ले कर रहा था टेबल के ऊपर, पेन बिछा रहा था टेबल के ऊपर, है ना? लेइंग मतलब बिछाना, किसी काम को कंटिन्यूस एक्शन में दिखाना। तो पेन लिटा रहा था, बिछा रहा था टेबल के ऊपर। अरे वो बिछा रहा था या बिछा हुआ था? अगर वो किसी चीज को बिछा रहा था, अपनी शाही को बिछा रहा था, तो यहाँ पे इंक विंक लिखा होता, है ना? इसको ऑब्जेक्ट मिला होता। ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ, सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा ले नहीं, यहाँ पे लाइंग की बात हो रही है। द पेन वॉज लाइंग ऑन द टेबल, है ना? तो ले की जगह लाइंग। द वर्कर वॉज लाइंग द ट्रैक्स, वर्कर्स ट्रैक को बिछा रहे थे। किसको बिछा रहे थे भाई? ट्रैक को बिछा रहे थे। लाइंग का मतलब है खुद बिछ रहे थे, है ना? खुद थोड़ा ना बिछ रहे थे, ट्रैक्स को बिछा रहे थे, तो लाइंग नहीं, laying the tracks. The bird is famous for laying its legs in the nest of other birds. ये बर्ड फेमस है, मशहूर है लाई करने के लिए, बिछाने के लिए अपने एग्स को दूसरे पक्षियों के घोंसले के अंदर। तो यहाँ पे लाइंग एक जीरण का काम कर रहा है ना? अब ध्यान देना, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो वो वर्ब जीरण बन ही नहीं सकती। अगर लाई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो लाई वर्ब कभी भी जीरण बन के नहीं आ सकती, है ना? तो यहाँ पे एक्चुअल में मुझे ले यूज करना है। ये ले करता है अपने एग्स को, बिछाता है अपने एग्स को, इसलिए ये फेमस है ना? तो ये पक्षी फेमस है अपने एग्स को दूसरे पक्षियों के घोंसले में बिछाने के लिए। We have finally, अब यहाँ पे डैश, द काउच ऑन द ग्राउंड आफ्टर कैरिंग इट फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट तक कैरी करने के बाद आखिरकार हमने काउच को ग्राउंड के ऊपर बिछा दिया। तो वी हैव फाइनली, अब यहाँ पे मुझे बिछाना है। अब मैं देखो बताऊँ, मुझे इन चारों पांचों में से कौन सा यूज करोगे? दिमाग लगा के बताएंगे मुझे, इन पांचों छहों में से कौन सा यूज करेंगे आप? चलो, काउच दिया हुआ है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, लिटाने की बात हो रही है, तो यूज तो इन चारों में से एक होगा। इन चारों में से यूज होगा, देखने के लिए आपको हैव को देखना पड़ेगा। हैव अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो मैं लगाऊंगा वी हैव फाइनली लेड द काउच ऑन द ग्राउंड। थोड़ा सा लॉजिक, रूल तो मैंने आपको बता दिया, किसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा, किसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा करके सही टेंस पकड़ लो और सही फॉर्म को उस ग्रुप के आप यूज कर सकते हैं, है ना? अब फटाफट से आपका क्विज आज का 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को आप सॉल्व करेंगे। वो ऊपर वाला कुछ जो क्वेश्चन था ना, वो भी मैं डाल दूंगा, 4 नंबर बना करके डाल दूंगा इसके नीचे ना। चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक ऊपर वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालें। इन 6-8 में से जो भी आपको ब्लैंक में रखने वाला मिले उसको आप रखेंगे, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करें ताकि आपको मालूम चले। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज इनएबिलिटी टू जॉइन रेलवे प्रोजेक्ट, द डिसीजन कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। कह रहा बिना रिगार्ड दिए इस रीजन को, रिगार्डलेस मतलब चाहे है चाहे नहीं है ना? चाहे कोई मतलब है, रीजन है या नहीं है, तो कह रहा बिना रिगार्ड दिए, बिना परवाह किए रीजंस के, किस चीज़ की? इंडिया की इनएबिलिटी के, इंडिया के नहीं एबल हो पाने के, क्यों? ज्वाइन करने के रेल प्रोजेक्ट्स को। तो कह रहा कोई भी रीजन हो, चाहे, है ना, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, कोई भी रीजन हो, कह रहा जो डिसीजन है ना महज वो देखा जा सकता है, कैन ओनली बी सीन, एक रूप में एज, और किसके? अपॉर्चुनिटी के लॉस होने के। तो डिसीजन को सिर्फ एक ही तरीके से आप देख सकते हो कि हमने अपॉर्चुनिटी को लॉस किया है, मौके को खो दिया है ना? कह रहा द इंप्रेशन दैट इंडिया वेवर्ड ड्यू टू द यूएस प्रेशर स्पेशली आफ्टर इंडिया कैंसल्ड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान ऑल्सो क्वेश्चंस न्यू दिल्लीज कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कह रहा जो इंप्रेशन है वो ये कि इंडिया ने वेवर कर दिया, इंडिया डिसीजन नहीं ले पाया, इंडिया जो है इधर उधर जो है वैसिलेट कर गया, हेजिटेट कर गया, पीछे झुक गया। कह रहा ऐसा जो इंप्रेशन है ना, इंडिया ऐसा कर गया है, और क्यों किया? यूएस के प्रेशर के कारण। कह रहा ऐसा जो इंप्रेशन है ना, और वो तब खास कर बाद में इंडिया के कैंसिल कर देने के ऑयल के इंपोर्ट्स को ईरान से, है ना, खास करके इस चीज़ के बाद में। कह रहा ये इंप्रेशन है ना, अब इसकी बाकी क्वेश्चंस, ये इंप्रेशन सवाल पूछता है इंडिया से, जवाब करता है, सवाल करता है इंडिया के कमिटमेंट को, और किस पे? जो इसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है ना? ऑटोनॉमी मतलब आपका खुद का राज, आपकी इंडिपेंडेंस, स्ट्रेटेजिक मतलब आपकी रणनीति से। तो कह रहे अब इंडिया के ईरान से ऑयल को कैंसिल कर देने के बाद इंपोर्ट को इंडिया वेवर कर गया है
ऐसा इंप्रेशन इंडिया का पड़ गया है ना, इंडिया जो है अपनी जगह से हट गया है, डिसीजन नहीं ले पाया यूएस के प्रेशर में आके। तो कह रहा है ऐसा इंप्रेशन पड़ गया है, और ये इंप्रेशन सवाल उठाता है हम कितने कमिटेड हैं हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को लेकर के, है ना। स्ट्रेटेजी के रूप में हम कितना इंडिपेंडेंट हैं, कितना यूएस के दबाव में आकर के अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट वर्ब मिलाना, 4-5 क्लोज आए हुए हैं। इंडिया की इंप्रेशन की वर्ब आई हुई है क्वेश्चंस, इंडिया की वेवर्ड, यहाँ पे इंडिया की कैंसल्ड, है ना। अब वेवर वर्ड को नोट कर लें। जब आप वेवर करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने घड़ी देखी है ना, उसका पेंडुलम क्या करता है, कभी लेफ्ट कभी राइट। आज आप लेफ्ट में कल राइट में, है ना, हेजिटेट कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इनडिसाइसिव होते हैं जब आप वेवर कर रहे होते हैं, हेजिटेट कर रहे होते हैं, आप फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, अपना मन बार बार बदल रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, वैसिलेट कर रहे होते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम करता है। समझ गए ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी इडियम भी है, टू सिट ऑन द फेंस। फेंस के ऊपर सिट करना, ना इस पार जाना ना उस पार जाना, डिसीजन को ले ही ना पाना, टू सिट ऑन द फेंस। अच्छा, इस सेंटेंस में एक सवाल है आपसे, इसमें ड्यू टू की जगह ओविंग टू यूज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आप डिसाइड करके मुझे बताएं। और अगर होना चाहिए था तो क्या रीजन है उसके होने का, है ना। ड्यू टू क्यों गलत है, अगर गलत है तो ओइंग टू क्यों आना चाहिए था, आप मुझे बताएंगे। सब लोग नहीं बता सकते हैं, मैं मानता हूं, पर जो लोग जानते हैं समझते हैं, इंग्लिश को मेरे साथ सीख रहे हैं, वो जरूर से कोशिश करेंगे। कह रहा व्हाइल ईरान क्लेम्स इट विल फंड द रेलवे यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, इट सीम्स टू हैव एम्बार्क्ड ऑन द छबर जेडान प्रोजेक्ट विद अ कॉन्फिडेंस बोर्न फ्रॉम एन इमिनेंट डील विद चाइना फॉर ए 25-year $40 billion strategic partnership on infrastructure, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा लंबा है। जहां ईरान क्लेम करता है, वाइल ईरान क्लेम्स, क्या भाई, कि ये विल फंड करेगा इस रेलवे को यूज करते हुए, इस्तेमाल में लेते हुए खुद के अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को। कह रहा जहां ईरान ये कह रहा है मैं खुद बना लूंगा, मुझे इंडिया की जरूरत नहीं है, हुआ क्या। कह रहा इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, इट सीम्स टू हैव एम्बार्क्ड ऑन। कह रहा ऐसा दिखाई देता है कि ये जो है ना ईरान, ये सीम होता हुआ है एम्बार्क ऑन करता हुआ। एम्बार्क ऑन करना मतलब किसी जर्नी की शुरुआत करना, जब आप किसी नए सफ़र को शुरू करते हो तो आप एम्बार्क ऑन करते हो। तो कह रहा है ये दिखाई देता है इस सफ़र की शुरुआत करता हुआ, और किस पे, इस चबार जेडान प्रोजेक्ट की, है ना। और कैसे, उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस भरोसे के साथ जो बॉर्न फ्रॉम है, जो निकल करके आता है, ओरिजिनेट होकर के आता है, पैदा होकर के आता है, उस आने वाली डील से, इमिनेंट डील से, उस जल्दी होने वाले करार से जो कि होने वाला है विद चाइना। और चाइना के लिए किसके क्यों होने वाला है, एक 25 साल के $400 बिलियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर। और ये किस में होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कनेक्टिविटी में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल है। जहाँ ईरान कहता है हम अपने आप खुद के रिसोर्सेज से रेलवे बनाएंगे, पर ईरान दिखाई देता है उसी वक्त कि ये सारा का सारा जो इसने काम शुरू किया है इस प्रोजेक्ट का, उस भरोसे के साथ किया है कि जो ये भरोसा निकला है उस डील से जो इमिनेंट है, अभी होने वाली है चाइना के साथ, वो होगी 25 साल की $400 बिलियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, इन तीनों टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर। समझ गए सेंटेंस को। देखने वाली चीज़ें, इट्स ऑन नाम का पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑन नाम का एडजेक्टिव कभी भी किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बिना नहीं आएगा। इट्स ऑन यहाँ पे लिखना जरूरी था, ऑन यहाँ पे लिख करके सेंटेंस को गलत आप बना देते हैं ना। इट्स हिज माई देयर, ऐसा आपको लिखना पड़ता है इसके पहले। अच्छा, एम्बार्क ऑन, किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी इज टू एम्बार्क ऑन समथिंग। बॉर्न फ्रॉम मतलब कहीं से ओरिजिनेट होना, बॉर्न होकर के आना, पैदा होकर के आना, है ना, बॉर्न फ्रॉम। इमिनेंट मतलब जो चीज़ होने वाली है, नियर है, लर्किंग है, लूमिंग है, इनएविटेबल है, फोर्थ कमिंग है, बिल्कुल सामने है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता, इमिनेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेज है। कह रहा है इन अ वर्ल्ड वेयर कनेक्टिविटी इज सीन एज द न्यू करेंसी, इंडियाज लॉस कुड वेल बिकम चाइनाज गेन। कह रहे एक ऐसी दुनिया में, इन अ वर्ल्ड, जहाँ पे कनेक्टिविटी देखी जाती है नई करेंसी के तौर पे, नई मुद्रा के तौर पे, नई पूंजी के तौर पे। जितने आप कनेक्टेड हो उतना ही आपके पास पूंजी है, ऐसी इस दुनिया के अंदर। हुआ क्या, कह रहा है इंडिया का जो लॉस है ना, इंडिया का जो LOSS वाला नाउन है, लॉस, नुकसान, कह रहा है ये बन सकता है बड़े अच्छे तरीके से, कुड वेल बिकम, क्या, चाइना का गेन, चाइना का नफा। और कह रहा है एंड न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पेस क्रिएटेड बाय इट्स एक्सेस क्लोजली। न्यू दिल्ली को करना ही चाहिए वॉच, ध्यान देना ही चाहिए इस जगह पे, स्पेस पे जो क्रिएट हुआ है इसकी एग्जिट से, इसके निकल जाने से। और कैसे देखना है, क्लोजली, बड़े ध्यान के साथ।
तो अगर अब ये निकल आया इंडिया, इसकी जगह एक स्पेस क्रिएट हो गया है, तो न्यू दिल्ली को बड़े ध्यान से देखना है इस स्पेस को कहीं चाइना फिल तो नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसा एक वर्ड है जहाँ पे कनेक्टिविटी है ना, वही एक नई करेंसी है, वही नई आपकी पूंजी है। समझ गए सेंटेंस को? कनेक्टिविटी वर्ब है सीन, इंडिया के लॉस की वर्ब है कुड वेल बिकम, न्यू दिल्ली की वर्ब है मस्ट वॉच। सिंपल एडिटोरियल था, मैं इसको ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल रेट नहीं करूँगा, 8.5 है ना। थोड़ी सी इसकी वोकैबुलरी नहीं हो सकती आपके लिए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर्स बहुत वैसी हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स जो आप मेरे साथ रोज़ देखते हो। आप कोशिश करें सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने की। फिर से आप सभी से गुजारिश करूंगा, ये आपकी इंग्लिश की जर्नी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है अगर आप सब्जेक्ट वर्ब पे काम अपना करना शुरू कर देते हैं। ग्रामर को सीखने के लिए मुझे फॉलो करें, ग्रामर जो है सीरीज़ के साथ में चैनल के ऊपर रखी है। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आप देख भी चुके होंगे, नए हैं तो टोटल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YET होम पेज पे प्लेलिस्ट रखी है, पूरी ग्रामर को इससे मुझे मेरे साथ आप जो है फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें सोशल मीडिया पे। साइनिंग आउट।